केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। रुपए की राशि डाली जाती है, उसकी 2000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वासिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मित्रों, पिछले लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। पहले सस्ता पाम ऑयल और बाकी तेल मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उसके कारण सोयाबीन वगैरह के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशों से आने वाले खाद्य तेल को जो लाना चाहते हैं उनको ज्यादा दाम देने पड़ेंगे, उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे। और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसान को ठीक दाम मिल सके। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी।
लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज्यादा उत्पादन हो और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी और उन राज्यों पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है, इसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है जो किसानों के हित में है और हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करेगी। हमने 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना, ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च होंगे। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण,
कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीजें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अभी एक मैंने जो जिक्र किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, वो भी इसी में आएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, एनईआर के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इस पर एकीकृत योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को बहुत लचीला रखा गया है। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार को योजना बना देती थी और सब राज्यों से कहती थी एक साथ एक जैसी लागू करो, लेकिन जो चीज असम में लागू होती है वो गुजरात में लागू नहीं होती। इसलिए राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो जिस भी योजना को उपयोगी समझते हो अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से वो उसको चुन सकते हैं। पहले एक योजना का पैसा दूसरी योजना में खर्च नहीं होता था, अब वो चाहें तो ये मना कर सकते कि ये योजना हमें लागू नहीं करनी, इस योजना का पैसा हम केवल इस योजना में लगाएंगे। तो उनको ये स्वतंत्रता है कि जो चीज उनके लिए उपयोगी होगी, जो योजना, वो उसमें ज्यादा पैसा लगा सकेंगे और स्वीकृति भी इन सब चीजों की एक साथ हो जाएगी। नहीं, हर योजना के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। इसके कारण दोनों काम होंगे, एक उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, दूसरे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि कल ही ये फैसला कैबिनेट ने किया तो मुझे लगा कि विस्तार से, बहुत विस्तार में तो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम किसानों तक ये बात पहुंचे कि ये योजनाएं हमारे लिए लागू की गई है। पिछले 120 दिनों में लगातार किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी लगातार ये फैसले जारी रहेंगे। पहले तो मैं डिजिटल बात आपसे कर लूं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अभी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। उसके बहुत फायदे होंगे। फायदे ये होंगे कि अभी रेवेन्यू का अमला किसान की हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। कई बार रामलाल की जमीन श्यामलाल के नाम हो जाती है, रामलाल को पता ही नहीं चलता क्योंकि आदमी करता है। अब ये सारा डिजिटाइज कर देंगे तो ये हेर फेर ऐसा हो नहीं सकता रिकॉर्ड में किसी भी हालत में। दूसरे, अभी ओले गिर गए तो पता चला जिसके यहाँ गिरे उसका नुकसान ही नहीं आया, जिसके यहाँ नहीं गिरे उसको फायदा मिल गया। कई बार ये शिकायतें आती है। अब डिजिटली ये किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कि अगर नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है। कोई फसल अगर बोई है तो फसल बीमा योजना में कई बार ये पता चलता था कि यहाँ तो ये फसल ही नहीं थी। अब फसल बोते समय ही जैसी फसल आएगी उसके फोटोग्राफ वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत, तो कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है उतना लाभ देने के प्रयत्न लगातार जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत ही ड्रोन दीदी, ये कल्पना है, दीदियों को ट्रेनिंग भी दी गई है, दीदियां कई जगह बहुत सक्सेसफुली काम भी कर रही है। तो मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त मात्रा में ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफी कम था और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ये अभी अभी ध्यान में आया, इसलिए रास्ता निकाला।
बहुत फायदा इसलिए मिलेगा कि मैंने पहले भी मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई थी। बेरोजगारी भत्ता समस्या का समाधान नहीं। नौजवानों को हम पैसे दें लेकिन उसके बदले में काम सिखाएं। इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वो काम सीखेंगे, तो काम सीखने के दौरान राशि आएगी, लेकिन काम सीखकर उनको परमानेंट जॉब मिलेगा। इसके लिए बहुत उपयोगी। तो दो योजनाएं हैं, कृषि उन्नत योजना और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। क्या ये हरित क्रांति जो 1960 में आया था, इसमें दोनों चीजें इसी तरीके से शामिल है? स्वामीनाथन आयोग की तरफ से भी क्या आप लागू है? और 1960 के बाद जो 64 साल बाद ये योजना आ रही है, एक बड़ी योजना है आयोग के गठन के बाद, दुग्ध क्रांति आया, हरित क्रांति के बाद, लेकिन क्या आप ये बहुत उसी कैटेगरी की योजना है जो एकदम से कृषि की स्थिति बदल जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग है, जैसे मैंने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की, वो भी इसी का अंग है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही तो पहले नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन अब इसको एक समन्वित रूप से चलाने का काम होगा तो उसका लाभ मिलेगा। ये सब सोच समझ के अब तक के अनुभवों के आधार पर बनाई है और ये कृषि में उत्पादन भी बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत भी घटाएगी, दोनों काम करेगी। तो किसान को भी लाभ होगा और हमारी खाद्य सुरक्षा, कई चीजों में अब दालों में हम आयात करते हैं, तिलहन हम आयात करते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता इन फसलों में बढ़ेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि आप तमाम अच्छी योजना बना रहे हैं, तमाम अच्छे निर्णय कर रहे हैं, उसके बाद में भी आए दिन भी किसान लोग हैं वो कहते हैं आंदोलन करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी मोदी का साथ देती नजर आती है, माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो कभी कहा जाती है? देखिए, अच्छा करते जाओ और किसानों के बीच रखते जाओ। मैं तो हर सप्ताह किसानों से मिल रहा हूँ, तो किसान भाई आते हैं, अलग अलग किसान संगठन आते हैं और वो योजनाओं की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का विरोधी दल को भी हक है। और किसान भाई बहन अपने लिए तो भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जो कहते हैं सुनते हैं और जो बेहतर से बेहतर होता है करते हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ लगातार जारी रहता है, लेकिन विरोध पक्ष केवल खुद ने कुछ नहीं किया। मैंने तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में बताए। अगर आप कहें तो मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि झारखंड मुझे पहुंचना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूँ, मैंने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा, लेकिन लाल किले की प्राचीर के सारे भाषण मैंने पढ़े। मैंने कहा किस प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने क्या क्या कहा, पढ़ तो शिवराज, तो पता चलेगा कि किसका सोच क्या था, कितने आगे बढ़े, कितना रह गए। मैं सबके भाषण पढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए, 3 अपवाद है 17 साल में, एक आध बार केजुअल नाम ले लिया, बाकी खेती किसानी का कभी नाम ही नहीं लिया। कांग्रेस की प्राथमिकता कभी ना खेती रही ना किसानी रही। आप तुलना करके देख लें, जब कांग्रेस की सरकारें थी या जहां राज्य में है, कितना एमएसपी पे उनने खरीदा। मध्य प्रदेश के आंकड़े निकालने कितना एमएसपी पे खरीदते थे। कभी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था। जिनने एक दाना नहीं खरीदा उनको तो एमएसपी की बात करने का अधिकार ही नहीं। हमने एमएसपी की दरें भी बढ़ाई है, खरीदी भी सुरक्षित की है। मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मसूर, उड़द, चना पूरा का पूरा खरीदेंगे। ये तो कभी खरीदते ही नहीं थे। तो हम काम कर रहे हैं लगातार किसान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि अब ये पूर्ण विराम है, आगे और जारी रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर में सभाओं में गया, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। हरियाणा भी मैं गया था, हरियाणा में भी बहुत अच्छा माहौल है, वहां भी हम सरकार बनाएंगे। झारखंड में अभी हम काम कर रहे हैं, चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन जो परिवर्तन यात्रा को जनता का समर्थन मिला है वो अद्भुत है। बाकी चिंता कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा जीतेगी और क्या। सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिसमें सबके लिए फायदेमंद सुविधा है, उसके बाद भी आपके विभाग से ये मूल्य निर्धारण क्यों नहीं हो पाता? कितनी महंगाई बढ़ रही है, 2 रुपए किलो दाल हो रही है और तेल जो है एकदम 300 रुपए बढ़ गया, तो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं होता है? देखो, दोनों चीजें करनी पड़ेगी भाई। किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं वो खेती का को करेगा, फिर जो मिल रहा है वो भी खाने नहीं मिलेगा। किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा
और सरकार ने एक व्यवस्था की है। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो लगभग हर 15 दिन में बैठती है और कीमतों का विश्लेषण करती है। तो इसलिए हम बफर स्टॉक बना रहे हैं, प्याज का, आलू का, दाल का, चावल का बफर स्टॉक इसलिए बनाए गए हैं कि अगर बाजार में महंगाई बढ़ जाए तो हम जनता को सस्ता उपलब्ध करा सकें या रिलीज कर सकें। आपको एक पक्षी सोच से काम नहीं चलेगा। आपको किसान को भी लाभकारी मूल्य देने पड़ेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां उपभोक्ता को भी राहत देने के लिए बफर स्टॉक बना के व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों काम सरकार कर रही है। नहीं, सरकार करेगी कार्रवाई। कालाबाजारी की समस्या कई बार होती है। इतना जरूर हुआ था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज बहुत घूम के आते हैं, रूट बदल गया, 18 दिन ज्यादा लगते हैं, समय ज्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण पैसा ज्यादा लग रहा था। तो अभी 2625 करोड़ रुपया, 2625 करोड़ रुपया का एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया ताकि खाद की कीमत न बढ़ पाए। तो प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी कहीं घटना होगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। प्याज 50 और 60 रुपए हो गए, त्वरित कुछ आप कर रहे हैं इससे राहत मिले? प्याज का बफर स्टॉक सरकार ने बनाया है, जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज करेंगे। झारखंड सरकार चुनाव आयोग पहुंची थी आपको लेकर, मुद्दा को लेकर, जिसमें कह रही है कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप आप लोगों पर है। तो मामा से भाभी परेशान है। वो तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते काम करने हर राज्य में जाते हैं। कश्मीर भी गए, हरियाणा भी गए, झारखंड भी जा रहे हैं। अब उनकी हालत खराब हो रही है, इसलिए बौखला के शिकायत कर रहे हैं।